आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज़ चला रहे थे, आप सभी को पता होगा, और यहाँ पर हम सीरीज़ का 4th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हम 20 to 25 क्वेश्चंस करते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन का टास्क रखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। आज आपको फिर बता देते हैं, जैसे हमको पता है KVS, NVS, EMRS सारी एग्ज़ाम्स के रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरा मान लीजिए DSSB में आप 100 आउट ऑफ 90 लेकर ही आएंगे। बी प्रिपेयर। और आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी के रिगार्डिंग है। व्हाट इज़ द सिलेक्शन सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब ये आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी को रिलेट मत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो हम सभी को पता है हाथ का पंजा होता है। ये पूछ रहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी स्कूटर, ऑप्शन सी पेंसिल और ऑप्शन डी घड़ी। दोस्तों इसका आंसर है घड़ी। अब ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कौन सी है? ये जो शरद पवार है, जो आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े शरद पवार जी है, शरद पवार जी ने इस पार्टी को फाउंड करा था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है। और दोस्तों ये जो पार्टी है 1999 में बनी थी। ठीक है, कहाँ पे बनी थी? दिल्ली में बनी थी। फाउंडर थे उनमें से एक, आप नाम को याद रखना, शरद पवार। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज एसोसिएटेड विथ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। हमें बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 73 एंड ऑप्शन डी 78। अब आपको बता देते हैं इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 73। पंचायती राज का हम देख लेते हैं, पूरा सिनेरियो समझ लेते हैं। जो 73 है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। वहीं आप 74 देखेंगे तो ये म्यूनसिपालिटी से कनेक्टेड है। अब आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। और बात कर लेते हैं पंचायती राज किस में, 11th शेड्यूल में दे रखा है। 11th शेड्यूल में है और ये 12th शेड्यूल में म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में दे रखा है। अब इसके आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक, और यहाँ पर पी से लेके ZG तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। चलो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा भैया, सब ज़रूरी है। एक तो मिक्स क्वेश्चन आता है, दिमाग घूम जाता है। चलिए लिखते हैं। Inequalities of income distribution are generally measured with the help of option A Lorenz curve, option B Laffer curve, option C Philip curve, option D Engels curve। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर है लॉरेंस कर्व, ऑप्शन ए। अब इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि लॉरेंस कर्व क्या होता है। लॉरेंस कर्व जो होता है वो इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेज़र करता है। मतलब मान लो एक व्यक्ति है, ABC तबका है, ये 1 लाख रुपये महीने कमाते हैं, ये 5,000 रुपये महीने कमाते हैं और ये 200 रुपये नहीं कमाते। तो जो इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो रहे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इस इनइक्वालिटी को बता रहा है ये लॉरेंस कर्व। अब देखते हैं लेफर कर्व क्या होता है। अब दोस्तों लेफर कर्व में ये होता है कि जो आप टैक्स को, रेट ऑफ टैक्स कलेक्शन, रेट ऑफ टैक्स एंड है ना, वर्सेस टोटल रिवेन्यू जो कलेक्ट होता है, उसके ऊपर होता है लेफर कर्व। लेफर क्या होता है? एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जो लोफर लोग होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, चंदा लेते हैं, हफ्ता लेते हैं, वही एक तरीके से। फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व जो होता है दोस्तों वो अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? जब इन्फ्लेशन होता है ना दोस्तों, इन्फ्लेशन होता है तो इसका अपोजिट हो जाता है। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है। जब जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी कम होती है। और जैसे ही अगर महंगाई कम होती है तो उस समय बेरोज़गारी बढ़ जाती है। ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। मार्केट में अगर महंगाई बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा? हर चीज़ महंगी होगी, ज़्यादा पैसा मार्केट में घूमेगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे और पैसा खर्च करेंगे। यही होता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ पंचायती राज सिस्टम। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिज़ोरम, ऑप्शन सी मेघालय,
ऑप्शन डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका आंसर है त्रिपुरा। कैसे? अब हमें याद रखना है कि त्रिपुरा में पंचायती राज सिस्टम, दोस्तों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों जगह पर पंचायती राज सिस्टम नहीं। और यूटी की बात कर लिया तो दिल्ली में नहीं है। अब इसको याद कर सकते हो NMMD, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। त्रिपुरा में दोस्तों पंचायती राज सिस्टम है, आपको याद रखना। एकमात्र ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पर आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 5th क्वेश्चन आपके सामने। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो भारत में संघीय व्यवस्था है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई हमें बताना है। तो ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। दोस्तों हमने फेडरल जो संघीय व्यवस्था है हमने कनाडा से ली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब होता क्या है कि हमने यूनिटरी फीचर को लिया है। जो यूनियन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा थोड़ा सा, और जो स्टेट की पावर होगी थोड़ी सी वीक होगी। यूनियन के पास ज़्यादा पावर होगी, स्टेट के पास थोड़ी सी कम पावर होगी। हमने ये स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने वाली जो फीलिंग ली है, जो फेडरल सिस्टम लिया है वो हमने कनाडा से लिया है। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। DPSP हमने आयरलैंड से लिया है, DPSP हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, ट्रेड वाला जो सिस्टम, जितना भी ट्रेड एंड यूनियन है वो सारा ऑस्ट्रेलिया से। US से हमने क्या लिया है, USA से हमने जुडिशरी का जितना भी पार्ट है हमने सब वहीं से कवर किया है। तो जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो हम US के बेसिस पे हमने लिया है, वहाँ से हमने बोरोड किया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। इनमें से डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। पहला स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंडियाज ओवरसीज बैंक। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडियाज ओवरसीज बैंक। ये इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर भारत के जो विकास बैंक है इसमें स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आता है, IDBI आता है एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आता है। आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। इंडियन ओवरसीज बैंक किसी भी प्रकार का विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 7, SEN इंडेक्स इज associated with the measurement of which of the following social problems। फर्स्ट पोवर्टी, ऑप्शन 2 पब्लिक हेल्थ, और थर्ड वाला है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब हमको बताना है SEN इंडेक्स किससे रिलेटेड है। दोस्तों SEN एक इंडेक्स, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने गरीबी उन्मूलन या गरीबी को मापने के लिए एक इंडेक्स निकाला था। जो SEN इंडेक्स है वो गरीबी से या पोवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको नए लग रहे होंगे, मुझे भी लगते थे जब मैं पढ़ता था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं और वहाँ पे आपको याद नहीं आता है क्या करें, और आप तुक्के लगा के आते हैं और वो गलत हो जाते हैं और आप घर आके देखते हैं माइनस मार्किंग हो जाती है और आप कुछ नंबर से रह जाते हैं। ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो जनरल है वो सभी को पता है, जनरल है जो सभी को पता है, हमें वो पढ़ना है। जो लोगों को नहीं पता है हमें प्लस करना है, 1 मार्क्स करते करते हमें लोगों से 10 मार्क्स से 15 मार्क्स आगे निकलना है। यही सिलेक्शन दिलाएगा, यही आगे बढ़ाएगा। क्वेश्चन 8, ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। सारे NBFCs जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके ऑप्शन आपके यहाँ पर शो नहीं हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंड है अनऑर्गेनाइज्ड है। अब आपको याद भी करना है, इसमें है आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों जो NBFC होते हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती है, जो लोगों को उधार देती है बेसिकली, जो पर्सनल लोन वगैरह होते हैं, जैसे पेटीएम हो गया। तो ये जो ऐप्स वगैरह है ना, जो छोटे छोटे जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टेंट आपको बैंक का काम कर रहे हैं, किस बैंक की तरह एक से लैंडिंग दे रहे हैं। दोस्तों ये ऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है, अनऑर्गेनाइज भी होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी छोटी छोटी बैंक भी जो भी आपको उधार देती होती है, जैसे रिंग ऐप हो गया, वो भी देता है। पेटीएम जो एक अच्छा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों NBFCs हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया, समझ में आ गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो बैंक नहीं होते लेकिन बैंक की तरह आपको पैसे देने का काम करते हैं, लेंडिंग करते हैं। जितने भी आपको जो फाइनेंशियल क्रेडिट के ऑप्शन होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के सारे टूल NBFCs प्रोवाइड करवाते हैं आपको। दोस्तों क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से एग्ज़ाम पेपर ही आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो इस सीरीज़ कंटिन्यू करनी है और डरना नहीं है, सो भागना नहीं है। पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी ऑफ परचेज पावर पैरिटी। डी का मतलब है प्राइस लेवल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी।
एक्सचेंज रेट ई का मतलब है और एफ का मतलब है प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्री। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है ये। अब कैसे हुआ, अब जैसे डी से हमें पता चल रहा है कि जो आपके घरेलू मार्केट में, मान लो डी जो है अपने इंडिया में एक चीज़ है, उसकी करेंसी है। अब मान लो यहाँ पर 80 रुपीज़ है, यहाँ पर कुछ प्राइस है, और हम क्या करते हैं, एक चीज़ यूएस में है। मान लो यूएस में क्या हो रहा है कि आपको यूएस की चीज़ कोई ख़रीदनी है, तो यूएस की चीज़ ख़रीदनी है। मान लो ये जो आपको दिख रहा है फॉरेन कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है, प्राइस लेवल है। मान लो एक यहाँ पर आपको एक मोबाइल लेना है, मोबाइल है यहाँ पर $80 का। वो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास पैसे है, आपको इंडियन रुपीज़ है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट करना पड़ेगा। मान लो आपके पास XYZ रुपीज़ ₹1 है, तो आपको यहाँ पर 80 का भाव चल रहा है, तो वहाँ से कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यही है कि अगर आपको कुछ सामान लेना है, तो जैसे आपको अगर कुछ सामान लेना है तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक से इसको एक्सचेंज रेट करेंगे, वो आपके फाइनेंशियल फॉरेन कंट्री के जो प्राइस होगा उसको मैच करेगा। इसका मतलब आपके पास 10,000 रुपये, आप उसको एक्सचेंज करोगे डॉलर में और फिर फॉरेन में जाके उसको खर्च कर सकते हो। यही बेसिक सा सिंपल सा सिस्टम है, D/E=F। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। मतलब पानी का कुछ भी अगर लोचा हो जाता है, कोई भी लड़ाई हो जाती है, मान लो कावेरी रिवर के रिगार्डिंग अभी लड़ाई चल रही तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में या केरला के बीच में, तो इन दोनों का डिस्प्यूट कौन हैंडल करेगा भाई, तो यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसको सॉल्व करे। ऑप्शन बी पार्लियामेंट, क्या संसद में ये मैटर सॉल्व किया जाएगा। ऑप्शन सी जो उस स्टेट का गवर्नर है, ये मैटर उसके पास जाएगा। ऑप्शन डी जो हाई कोर्ट के जो कंसर्न स्टेट है वहाँ पर जाएगा मैटर। दोस्तों इसका आंसर है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास एक ऐसे आर्टिकल है 262 करके 1 और 262 सब क्लोज 2 262 में ये है, 1 में है, 262 1 क्लोज में ये है कि जो पार्लियामेंट है वो रूल बना सकती है, किसी भी प्रकार का एक कमेटी गठित कर सकती है उस वाटर लेवल को डिस्प्यूट करने, सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। और ऑप्शन 262 में लिखा है कि वो एक ऐसा ऑर्डर पास करती है पार्लियामेंट कि वहाँ के हाई कोर्ट जो होंगे ना, वो उस मैटर पे कुछ भी फैसला नहीं दे सकते, उस मैटर को डिस्कस हाई कोर्ट में नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों है, अब मान लो एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट है एक स्टेट की, तो वो उसके पक्ष में ही फैसला सुनाने के ज़्यादा चांसेस रखेगी। कर्नाटका की गवर्नमेंट ये बोलेगी कि हाँ कावेरी रिवर पे इनका हक है, केरला की बोलेगी इनका हक है, तमिलनाडु की बोलेगी उनका हक है। तो दोस्तों यही कारण है, इसीलिए इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए यहाँ पर एक पैनल बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट द्वारा। सो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट कंटेनिंग इन द लिस्ट। आपको बताना है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सही है या नहीं है। ऑप्शन है फिशरीज जो स्टेट लिस्ट में है, हाँ ठीक है, यस का ऑप्शन हम सही लगा देते हैं। ऑप्शन सी सिविल प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट में है। रेलवे तो हम सभी को पता है यूनियन लिस्ट में, रेलवे यूनियन गवर्नमेंट चलाती है। अब जो सिविल प्रोसीजर है वो किस में इंक्लूडेड है ये हमें बताना। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है सिविल प्रोसीजर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में, तो तीनों यहाँ पर से हो जाएंगे, ऑप्शन 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा बताओ एजुकेशन किस में आता है। एजुकेशन दोस्तों स्टेट में भी आता है, यूनियन में भी आता है, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ बैंकिंग किस में आता है। तो दोस्तों बैंकिंग जो है वो यूनियन का पार्ट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसे हैंडल करती है। क्वेश्चन 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवास्टेटिंग फ्लड ऑफ एल्यूवल रिवर्स। तो भैया जो त्रासदी वाली जो एकदम से बाढ़ आती है, आपदाएँ आती है, फ्लड आता है, उसमें क्या कारण होता है कि रिवर का एल्यूवल सोइल बह जाता है। तो ये फ्लड्स के क्या कारण है। पहला कारण है मेंडरिंग कोर्सेस ऑफ रिवर्स, जो जिगजैग पाथ में रिवर मूव कर रही, ये कारण हो सकता है। पेड़ों को काटना, ठीक है, ये कारण हो सकता है, ये तो राइट लग रहा है। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्राइसेस, हाँ भैया गलत तरीके से खेती करते हैं अपन, एक्सटॉर्शन करते हैं। तो मेंडरिंग ऑफ पाथ भी ऐसा होता है, होता क्या है, नदी ऐसी बह रही है, जब पानी आने लग जाता है ना बारिश के मौसम में, तो ये नदी यहाँ पे फैलने लग जाती है, यहाँ का पानी पूरा तालाब बन जाता है। अब यहाँ का तालाब बन जाएगा, अब उससे क्या होगा कि सारे जो एरिया है वो यहाँ पर पानी में डूब जाते हैं। तो मेंडरिंग कोर्सेस ऑफ रिवर्स भी एक बात है। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन क्या काम करता है भैया, पेड़ होते हैं जिस जगह पे वो मिट्टी का कटाव नहीं होने देते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, उससे भी कटाव नहीं होता है। मिट्टी अगर पेड़ को काट दिया जाएगा तो मिट्टी का बहाव ज़्यादा होगा, जिससे सॉइल इरोशन ज़्यादा होगा, सॉइल इरोशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, एल्यूवल सोइल्स को ले जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है भैया। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्राइसेस
ये स्लैश बर्निंग कर रहे हो, मिट्टी में अधिकतर फर्टिलाइज़र लगा रहे हो, मिट्टी ख़राब हो रही, पॉल्यूशन हो रही, बह रही है, ये भी कारण हो सकता है। तीनों कारण यहाँ पर सही हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, आर्टिकल 243ZA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ। अब हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताया था 243A से लेकर P O तक, और यहाँ पर 243P से लेकर ZG तक। अब जो ZG वाला जो आ रहा है, अब देख लो Z वाला कहाँ आ रहा है, Z वाला आ रहा है म्यूनसिपालिटी में, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूनसिपालिटीज़। अब जो K वाला है उसमें पंचायत का इलेक्शन है, और ZA में म्यूनसिपालिटीज़ का इलेक्शन है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। तो पॉलिटिकल ग्रुप क्या होता है और प्रेशर ग्रुप क्या होता है, हमें ये बताना है। पहला वाला ऑप्शन है प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक पावर वाइल पॉलिटिकल पार्टीज डज। ठीक है, इसको देखते हैं, सही लग रहा है हमें तो अभी, हमें तो सही लग रहा है, पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। ऑप्शन बी, प्रेशर ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इंडिविजुअल स्टेट एंड सोसाइटी वाइल पॉलिटिकल पार्टीज नॉट एसोसिएटेड। भैया ये तो गलत हो गया ना यार, कि यार पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने यहाँ समाज से ताल्लुका नहीं बनाएगी क्या। अगर कांग्रेस को जीतना है तो वो जो ज़मीनी लेवल पे प्रचार करेगी, आपके घर घर आएगी, है ना, बीजेपी भी आएगी। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, एक तरीके के NGO हो गए, कुछ भी अत्याचार हो रहा है तो उसके स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोसेस, जो कितना भी मार्च करना, कुछ भी करना, धरना देना, स्ट्राइक देना, उनको क्रिटिसाइज़ करना, यही होता है प्रेशर ग्रुप का काम। कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसको रोकना। ठीक है, तो ये पावर के लिए काम नहीं करती है, पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए काम करती है। कांग्रेस आपके घर घर आएगी तो चुनाव के लिए आएगी, अगर आप चुनाव हो गए, जीत गए, वापस आपके घर नहीं आएगी। बीजेपी भी एज वाइस यही करती, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही करती है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी एसेट्स। अब नियर मनी से क्या समझ में आ रहा है, पास में रखा पैसा एकदम से आप खर्च कर सकते हो। ट्रेजरी बिल है पहला वाला, और दूसरा है डिबेंचर्स। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, सरकार से आपने, मैं एकदम नोट बना के बता देता हूँ कि सरकार से हमने एक डॉक्यूमेंट ख़रीदा और आपने उसको मान लो 1 लाख रुपए का ले लिया, मैंने 1 लाख का ले लिया। अब मैंने कहा गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी जमा है, अभी पेपर है मेरे पास, अब मुझे पैसा चाहिए होगा तो गवर्नमेंट को जाके भेज दूंगा वापस, मुझे 1 लाख रुपए वापस कैश मिल जाएगा। ठीक है, अब डेवेंचर्स क्या होता है, डेवेंचर्स में भी एक तरीके का यही कागज़ ही होता है जिसमें पैसे की बात होती है, लेकिन इसमें होता है टाइम पीरियड। अब मैंने कहा यहाँ पर 1 लाख रुपए लिए हैं लेकिन मुझे 1 साल लगेगा, यहाँ पर 1 साल बाद ही मुझे पैसा मिलेगा। ट्रेजरी बिल को आप कभी भी रिवाइज कर सकते, डेवेंचर्स को नहीं कर सकते। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। समझ में आया दोनों का अंतर, भाई समझना ज़रूरी है, रटना मत। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड है, जो मेन प्रोड्यूसर्स है वो है भैया किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, फिशिंग से, एक्वायरिंग से। एग्रीकल्चर और फिशिंग दोनों प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन मोस्टली जो पीपल्स है वो प्रोड्यूसर्स है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा, खेती या कृषि। विच क्वेश्चन 20, द लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है। विधायिका मतलब क्या होता है, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, विधानसभा। तो भैया क्या है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सबसे बड़ी, हम सभी को पता है कि सबसे बड़ी विधायिका, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में मौजूद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, देखो क्या होता है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ज़्यादा सीट्स होती है। हर 10 लाख पर एक MP बैठता है, वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी होती है वो पॉपुलेशन बड़ी होती है। हमको पता है यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, यूपी आता है। एरिया में कौन आता है, राजस्थान आता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा सीट्स होगी, और ज़्यादा सीट्स होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग या ज़्यादा लेजिस्लेचर या फिर ज़्यादा MLA को वहाँ पर बिठाया जाएगा। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। कंटिन्यू करने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए।